आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के एक और शानदार एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। दोस्तों, मेरे कई व्यूवर्स के द्वारा, सब्सक्राइबर्स के द्वारा अक्सर एक सवाल पूछा जाता है कि मेंटेनेंस को अवॉर्ड करते समय, यानी मेंटेनेंस का ऑर्डर करते समय जो फैमिली कोर्ट्स होती हैं वो किन किन बातों को कंसीडर करती हैं, क्या क्राइटेरिया होता है मेंटेनेंस बांधने का, और क्वांटम कैसे डिसाइड करती हैं, यानी मेंटेनेंस कितना होगा ये कैसे डिसाइड करती हैं। तो आज के इस एपिसोड में इसी के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं। देखते हैं कि इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अलग अलग केसेस में क्या जजमेंट दिया गया है, और सबसे लैंडमार्क जजमेंट जो 2019 में आया रजनीश और नेहा, उसमें फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। इसी के साथ साथ ये भी देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के रोशनी में मेंटेनेंस का उद्देश्य क्या है, मेंटेनेंस के कानून का उद्देश्य क्या है, और आखिरी के हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि अगर पक्षकारों के बीच में, यानी महिला और पुरुष के बीच में कानूनी तौर से शादी नहीं हुई है तो इसके बाद भी क्या वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है अपने पुरुष पार्टनर से। इन सारी बातों के बारे में आज के इस एपिसोड में बातचीत करने जा रहा हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और यह वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है साथियों। अगर आप किसी भी तरीके से जुडिशियल फील्ड से जुड़े हुए हैं, आपने अभी प्रैक्टिस शुरू की है एज एडवोकेट, आप जुडिशरी से संबंधित किसी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आपका कोई इस तरीके का केस चल रहा है, तो ये वीडियो आपको देखना चाहिए। तो दोस्तों, जुड़े रहे आखिरी तक, देखते हैं कि इस संबंध में संपूर्ण जानकारी क्या है। साथियों, से मेंटेनेंस के संबंध में समय समय पर मैं सुप्रीम कोर्ट और डिफरेंट हाई कोर्ट्स के द्वारा जो जजमेंट्स दिए जाते हैं, लैंडमार्क जजमेंट्स, उन पे मैं एपिसोड लेकर के आता रहता हूं। मेरे आई बटन में मेंटेनेंस के जजमेंट्स की जो प्लेलिस्ट है मेरे चैनल की, उसका लिंक है। आप अगर डिटेल में देखना चाहें तो उस लिंक को क्लिक करेंगे तो प्लेलिस्ट के वो सारे वीडियोज आपके सामने आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि मेंटेनेंस का उद्देश्य क्या होता है। मेंटेनेंस के उद्देश्य के बारे में रजनीश नेहा का जो 2019 में लैंडमार्क जजमेंट आया, हालांकि रजनीश वर्सेज नेहा के केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तमाम पूर्व के केसेस को बहुत डिटेल में रेफरेंस देते हुए डिस्कस किया गया है। तो रजनीश नेहा के जजमेंट के पैरा नंबर 37 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि द ऑब्जेक्ट ऑफ मेंटेनेंस प्रोसीडिंग नॉट टू पनिश ए पर्सन फॉर हिज नेग्लेक्ट इन पास्ट। जो उद्देश्य है मेंटेनेंस का वो सिर्फ ये नहीं है कि पास्ट में अगर किसी व्यक्ति ने नेग्लेक्ट किया अपनी वाइफ को, इसके लिए उसको पनिश किया जाए, बट क्या है, बट टू प्रिवेंट वैगरेंसी एंड डेस्टिट्यूशन ऑफ डिजर्टेड वाइफ बाय प्रोवाइडिंग हर फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर बाय स्पीडी रेमेडी। हाँ दोस्तों, उसका मकसद सिर्फ यह है मेंटेनेंस का कि ऐसी पत्नी को जिसका कि त्याग कर दिया गया है, उसको अभाव की, आवारगी की जिंदगी ना जीने पड़े, इसलिए उसको फूड, कपड़े, याना रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था करना, स्पीडी रेमेडी, और इसकी जल्दी व्यवस्था हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इसी पैरा नंबर 27 में कहा कि यह एक सामाजिक न्याय का कानून है जो भारत के अनुच्छेद 15(3) और 39 को इन्फोर्स करने के लिए बनाया गया है, जो मेंटेनेंस का लॉ है दोस्तों। तो ये तो हुई उद्देश्य की बात। अब हम देखते हैं कि मेंटेनेंस जब कोर्टें अवार्ड करती हैं तो उनको किन किन बातों को कंसीडर करना चाहिए। देख लेते हैं कि इस संबंध में क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। दोस्तों, इसी रजनीश वर्सेस नेहा के केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू को भी बहुत डिटेल में डिस्कस किया है और पैरा नंबर 77 में कहा है, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस को अवार्ड करने के लिए कोई स्ट्रेट जैकेट फार्मूला नहीं है। दिस वर्ड स्ट्रेट जैकेट हैज बीन यूज्ड इन द जजमेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट। कोई एक फिक्स फार्मूला नहीं है, रिजिड फार्मूला नहीं है कि मेंटेनेंस इतना ही बंधेगा। लेकिन पैरा नंबर 78 में कुछ चीज़ों के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ज़रूर कहा। सबसे पहली चीज़, स्टेटस ऑफ पार्टीज, पक्षकारों की स्थिति के बारे में कोर्ट देखेगी, आकलन करेगी। रीजनेबल नीड्स ऑफ वाइफ
इंडिपेंडेंट चिल्ड्रन, वाइफ की जो ज़रूरी ज़रूरतें होंगी और बच्चों की जो रीजनेबल नीड्स होंगी, बुनियादी आवश्यकताएं होंगी, उनको देखेगी। कोर्ट यह भी देखेगी वेदर द वाइफ इज एजुकेटेड और प्रोफेशनली क्वालिफाइड, क्या पत्नी शिक्षित है, क्या व्यावसायिक रूप से वो क्वालिफाइड है। तीसरी बात, क्या पत्नी का कोई इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम है, वेदर द वाइफ हैविंग द इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम, और यदि उसका कोई इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम है तो क्या उसकी इनकम इस लेवल की है कि वो सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन कर सकती है जैसा कि वो अपने मैट्रिमोनियल हाउस में अपने हस्बैंड के साथ करती थी। तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई कि क्या शादी से पहले वाइफ जॉब करती थी, क्या शादी के दौरान भी वो जॉब कर रही है। आगे कहा गया कि क्या ससुराल पक्ष के लोगों की देखभाल, बच्चों का पालन पोषण, ससुराल के बुजुर्ग सदस्यों की देखभाल के लिए क्या पत्नी ने अपने एम्प्लॉयमेंट को त्याग दिया है, जॉब की कुर्बानी दे दी है। इन सारी बातों को कोर्ट देखेगी मेंटेनेंस का ऑर्डर करते समय। और सुप्रीम कोर्ट ने इस पैरा में 78 में रजनीश नेहा के जजमेंट में पूर्व के 2-3 केसेस का रेफरेंस देती है। जसबीर कौर सहगल वर्सेस डिस्ट्रिक्ट जज देहरादून 1997 का केस था, बिन्नी परमबीर वर्सेस परमबीर परमार 2011 का केस था, मनीष जैन वर्सेस आकाश जैन 2017 का केस था। इन सारे केसेस को भी रेफरेंस देती है दोस्तों। इसके बाद कुछ चीज़ें और हैं जिनके बारे में कही जाती है और पति के किन चीज़ों को देखा जाएगा उनके बारे में भी कहा जाता है, उन पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। दोस्तों, कोर्ट के द्वारा यह भी कहा जाता है कि वाइफ के पिता की आर्थिक स्थिति मेंटेनेंस का ऑर्डर करने के समय कोई मायने नहीं रखती है। अब हस्बैंड की स्थिति के बारे में, फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द हस्बैंड, हस्बैंड की फाइनेंशियल कैपेसिटी को देखा जाएगा, हिज एक्चुअल इनकम, उसकी वास्तविक आय को देखा जाएगा, रीजनेबल एक्सपेंसेस फॉर हिज ओन मेंटेनेंस एंड डिपेंडेंट्स फैमिली मेंबर्स, उसके खुद के भरण पोषण के लिए उचित मेंटेनेंस और उस पर जो आश्रित हैं उन पे कितना खर्च हो जाता होगा, इन सबको देखा जाएगा। यानी लायबिलिटीज एफ एनी, अगर कोई दायित्व है हस्बैंड का, कोई जिम्मेदारियां हैं तो उनको भी देखा जाएगा, उसका कहीं इंस्टॉलमेंट लोन चल रहा है, कोई इंस्टॉलमेंट जारी, इन सारी लायबिलिटीज को देखा जाएगा। अगर हस्बैंड ये कहता है कि आई डोंट हैव एनी सोर्स ऑफ इनकम, मेरे पास कोई इनकम का सोर्स नहीं है, ये कह के वो मेंटेनेंस देने से बच नहीं सकता है, वो अपनी मॉरल ड्यूटी से बच नहीं सकता है। और इसी पैरा में रेफरेंस दिया जाता है रीमा सल्फान बनाम सुमेर सिंह सल्फान 2019 का केस था। तो जैसा मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूर्व में जो मेंटेनेंस से संबंधित केसेस डिसाइड किए गए थे उन तमाम केसेस का रेफरेंस इस रजनीश नेहा के केस में दिया जाता है दोस्तों। अब साथियों, कुछ और बातें हैं मेंटेनेंस के बारे में जिन पे बात करना जरूरी है। इसके बाद हम बात करेंगे कि अगर शादी का स्ट्रिक्ट प्रूफ नहीं है, वैलिड मैरिज नहीं है, तो भी क्या मेंटेनेंस लिया जा सकता है कि नहीं लिया जा सकता। साथियों, इससे पहले कि हम अपने अंतिम इशू पे बातचीत करें, एक सवाल और अक्सर आता है कि पति की सैलरी का कितना % पैसा मेंटेनेंस के रूप में कोर्ट बांध सकती है। उसके संबंध में कुछ अलग अलग जजमेंट को डिस्कस किया गया और वो भी इसी रजनीश नेहा के केस में ही डिस्कस किया गया। कोर्ट ने कहा कि कुछ केसेस में तो कहा गया है कि हस्बैंड इज बाउंड टू गिव मेंटेनेंस अलाउंस ऑफ 25% ऑफ हिज मंथली इनकम टू द वाइफ एंड चिल्ड्रन, कि अपनी मासिक आय का 25% बांध सकते हैं। ये जो सलकान का केस था, सीमा सलकान का, उसमें भी कहा गया कि 25% नेट इनकम का गुजारा भत्ता बांधा जा सकता है। कुलभूषण कुमार वर्सेस राजकुमार 1970 का मामला था, उसमें भी कहा गया कि पति की मासिक इनकम का 1/3 बांधा जा सकता है। हाँ दोस्तों, आशीष जायसवाल का बहुत ही लेटेस्ट अभी केस है 2024 का, अभी जजमेंट हुआ है। इसमें कहा गया कि अगर पति लेबर करता है, अनस्किल्ड लेबर है, उसको कुछ स्किल नहीं है, उसकी दिहाड़ी मजदूर है, तो ये मान लिया जाता है कि वो 500 रुपये डेली कमा रहा है, इस हिसाब से उसकी 15,000 इनकम एज्यूम कर ली जाएगी पर मंथ, इस हिसाब से 1/3 बांधा जा सकता है। तो ये तो थी कुछ और महत्वपूर्ण बातें। अब जहाँ तक ये सवाल कि अगर शादी का कोई स्ट्रिक्ट वैलिड शादी का स्ट्रिक्ट प्रूफ नहीं मिलता, तो इसी पैरा नंबर 39 में रजनीश नेहा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2 केसेस का हवाला दिया। एक तो चुनमुनिया वर्सेज वीरेंद्र कुमार, उसका रेफरेंस दिया
दूसरा पैरा नंबर 40 में कमला वर्सेज आर के मोहन कुमार 2019 का केस था, इसका रेफरेंस दिया और सीधा सीधा कहा कि इन द एब्सेंस ऑफ द लीगल नेसेसिटी ऑफ द वैलिड मैरिज की ज़रूरी ज़रूरतों के बिना भी अगर महिला और पुलिस काफ़ी लंबे समय तक पति पत्नी की तरह रहते रहे हैं, आपस में उनके फिजिकल रिलेशन बनते रहे हैं, तो भी उस महिला को सीआरपीसी के तहत मेंटेनेंस क्लेम करने का अधिकार है, जो कि पहले सीआरपीसी की धारा 125 थी, अब बीएनएसएस की धारा 144 हो गई है उसके स्थान पर दोस्तों। तो यह थी दोस्तों मेंटेनेंस के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई महत्वपूर्ण जजमेंट्स के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। मैं समझता हूँ कि जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी और आपके डेली रूटीन में जानकारी ज़रूर काम आएगी। कैसे लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून के कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।